बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। जराये के मुताबिक 3 मरहलों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी और मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई थी। इन मीटिंगों में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर तबादले ख्याल किया गया था। पार्टी ने 170 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय करने का दावा किया था। वहीं समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे मुनक्किद होगी। जराये के मुताबिक आपको बता दें कि दूसरी जमातों के कुछ लीडर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों में बीजेपी छोड़कर कई लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। बीएसपी सरबराह मायावती का आज जन्मदिन है। वो 66वें जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। आपको बता दें वो एक किताब का इजरा भी इस मौके पर करने वाली हैं। माना जा रहा है कि जन्मदिन की मुनासबत से मायावती पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त भी जारी कर सकती हैं। तो वहीं यूपी की सियासत में क्या कुछ हलचल चल रही है और आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे। तारिक कमर लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो तब्दील हो रही है। आप भी लगातार देख रहे हैं, जो लीडर कल तक बीजेपी की तारीफ करते थे आज वो बीजेपी की बुराइयां करते हुए दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है तारिक कमर, इन सारी तब्दीलियों का जो असर है वो आज की बीजेपी की जो लिस्ट उम्मीदवारों की जारी होने वाली है उस पर कितना पड़ सकता है? हाँ सहबा, बहुत अहम सवाल किया है आपने। देखिए कि ये जो तब्दीलियां हैं इसका असर लिस्ट पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एमएलए ही नहीं बल्कि 2 मंत्री भी जो हैं वो बीजेपी से इखराज इन्होंने किया है। बीजेपी को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और देखिए जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य का ताल्लुक है तो वो खुद बहुत जिम्मेदार मंत्री थे, और दूसरी बात ये कि उनके साथ कुछ ऐसे एमएलए जुड़े हुए थे जिन्होंने बाहर निकलकर बीजेपी को ये एहसास कराया है कि उन्हें कहीं ना कहीं आगे की हिकमत अमली बहुत सोच समझकर तय करनी पड़ेगी। आपने देखा और आप बताती रही हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा कई हवालों से तब्दील हुआ है। पहली बात तो यह है कि जिस अंदाज से लोगों ने दल बदले हैं, जिस अंदाज से एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, उसने सिर्फ सियासी लोगों को नहीं बल्कि आवाम को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। एक लहर चली है कि लोग सोचने लगे आखिर इस इखराज का सबब क्या है, आखिर पार्टी इतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़कर जा रहे हैं तो उसका सबब क्या है। सियासी रहनुमा तो यही कहते हैं कि उनका हक वहाँ पर नहीं अदा किया गया, गरीबों का इस्तेसाल किया जा रहा है, मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, जो कुछ वो चाहते थे वो पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अवामी हक में ये फैसला किया है। ताहम इतना जरूर है सहबा कि सियासी लोगों के देखिए अपने अगराज़ व मकासद भी होते हैं। शायद कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने वाले लोगों को ये एहसास हो रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ वो बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगे, या मुस्तकबिल उन्होंने शायद समाजवादी की पार्टी के साथ देखा है। तो देखिए एक रुख तो यह है कि सियासत क्या सोच रही है, सियासी रहनुमा क्या सोच रहे हैं। दूसरा रुख यह है कि इसका असर यकीनी तौर पर वोटर लिस्ट पर पड़ेगा, यकीनी तौर पर उम्मीदवारों की लिस्ट पर पड़ेगा कि जिस अंदाज से बीजेपी को उम्मीदवार तय करने थे अब उन्हें ये देखना होगा कि किस हलके में, किस इलाके में, किस जात बिरादरी में और किस नौयत पर टिकटों की तफसील को यकीनी बना जाए। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान जिस अंदाज से मंथन किया गया है, गौर ख़ौस किया गया है, तबादला ख्याल किया गया है, उसने ये तस्वीर वाज़ेह कर दी है कि बीजेपी को अब मज़ीद संजीदगी की जरूरत है। और यही वजह है कि आज उन्होंने पहली लिस्ट जो पहले शुरू के 3 मरहले हैं उनके मुताबिक जारी करने का फैसला किया। आप देखना ये तारिक कमर, क्या लगता है जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी की सिचुएशन चल रही है, हवा का रुख तब्दील हो रहा है, क्या अक़लियतों को उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें जगह मिल पाएगी? क्या इसमें चेंज करेगी बीजेपी इस बार? देखिए अक़लियतों के ताल्लुक से ये सवाल हमेशा से होता रहा है, लेकिन बीजेपी ने अक़लियत के ताल्लुक से कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया है और उन्होंने उन्हीं पुरानी रविश पर कायम रहने की कोशिश की है जिस पर वो काम करते रहे हैं सियासी तौर पर। क्योंकि हमने ये देखा है कि एक तरफ तो साफ बयानात आते थे कि हमें अक़लियतों के वोट की जरूरत नहीं है, ताहम इस मरतबा इस अंदाज के बयानात तो नहीं आए हैं, लेकिन ये कहना बहुत दुश्वार है कि इस सियासी तब्दीली के बाद अक़लियतों के लिए कोई गुंजाइश पैदा हो पाएगी। देखिए
ये जो सियासी तब्दीली है ये अपने आप में इस वजह से भी है कि जिस अंदाज से अक़लियती तबके के साथ सलूक हुए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। बीजेपी भले ही दावे करे सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं अक़लियतों को ये एहसास अमली तौर पर कराया गया है कि अभी कुछ बीजेपी और अक़लियत के दरमियान फासला जरूर है। बिल्कुल तारिक कमर, जिस तरीके से बयान आजकल सामने आ रहे हैं कि 80 बनाम 20, उसको लेकर भी इसका सवाल भी खड़ा हो जाता है, क्या बीजेपी अक़लियतों को अपनी फहरिस्त में शामिल करती है या नहीं। हालांकि तस्वीर साफ हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 172 नामों पर अब तक मोहर लग चुकी है। तारिक कमर, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आर्मी डे की। आर्मी डे के मौके पर आज फौज की ताकत नजर आएगी। जी हां, इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे राजधानी दिल्ली के कैंट के करियप्पा ग्राउंड में परेड की सलामी लेंगे। इस साल की परेड खास है क्योंकि पहली बार हिंदुस्तानी फौजियों की नई जंगी वर्दी की झलक देखने को मिलेगी। वहीं आर्मी चीफ जवानों से खिताब भी करेंगे। वाज़ेह हो कि मुल्क में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 15 जनवरी इस दिन की निशानदेही करता है जब फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने 1949 में हिंदुस्तान के आखिरी बरतानवी कमांडर ऑफ चीफ बरतानवी जनरल सर फ्रांसिस बचर से हिंदुस्तानी फौज का चार्ज संभाला था। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्मी डे के हवाले से ट्वीट करते हुए मुल्क भर के तमाम फौजियों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज का दिन हमारे मुल्क के सिपाहियों और उनके अफराद खानदान के लिए बहुत ही अहम है। 15 जनवरी को यौम बहादुरी के तौर पर भी याद किया जाता है। मुल्क के बहादुर सिपाहियों ने जो कुर्बानियां दी हैं उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। PM मोदी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि मुल्क के नाजुक हालात में फौजियों ने अहम रोल अदा किया है। तो आज आर्मी डे मनाया जा रहा है और आज का दिन इसलिए भी खास होने वाला है कि आज नई वर्दी की झलक भी देखने को मिलेगी और इसी मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम फौजियों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करके आज इस दिन की अहमियत पर अपनी रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा कि हमारे मुल्क के सिपाहियों और उनके अफराद खानदान के लिए आज का दिन जो है वो बहुत अहम है और जो भी हमारे सिपाही हैं उनकी जो कुर्बानियां हैं वो मुल्क कभी भी फरामोश नहीं करेगा। उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और आज का दिन बेहद खास है। 15 जनवरी को यौम बहादुरी के तौर पर भी याद किया जाता है और मुल्क के बहादुर सिपाहियों ने जो कुर्बानियां दी हैं उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। यकीनन PM मोदी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि मुल्क के नाजुक हालात में फौजियों ने अहम रोल अदा किया है। तो आज क्या कुछ इस मौके पर खास रहने वाला है, दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, आज बेहद अहम दिन है और नई यूनिफॉर्म का भी आज झलक देखने को मिलेगी, तो क्या कुछ आज खास होने वाला है? देखिए, भारत जो है हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाती है और नई ड्रेस की अगर बात करें तो नई ड्रेस के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक पुरानी ड्रेस को भी आज परेड के दौरान में देखा जा सकता है। पुरानी ड्रेस की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात जो स्वतंत्रता के बाद 40 के दशक वाली जो वर्दी है और जिसके कंधे पर वो 303 राइफल जो होता है 303 राइफल जो बोला जाता है उसको आम बोलचाल की भाषा में उस वक्त में 303 बोला जाता था। उस राइफल को भी बकायदा लेकर आज सेना के जवान जो है आज परेड करते हुए नजर आएंगे और 1962 और 1965 का जो युद्ध है उस वक्त में जो वर्दी पहनी गई थी, उस वक्त में जिस तरह की वर्दी थी उस वर्दी और उस वक्त के हथियार को भी लेकर जवानों का एक परेड जो है वो देखा जा सकता है। अब जो परेड है लगभग अब प्रारंभ होने वाला है थोड़ी देर के बाद और 1971 के जीत की गवाह जो रही थी सेल्फ लोडिंग राइफल वो भी सैनिक लेकर इस बार परेड में देखेंगे। और नई ड्रेस की हम जो बात कर रहे हैं तो पहली बार पैरा कमांडो के डिजिटल पैटर्न की नई कॉम्बैट ड्रेस जो है परेड में देखेंगे। जो पैरा कमांडो की बात करें तो पैरा कमांडो जिस तरह से हमारे देश की सबसे सर्वोत्तम कमांडो मानी जाती है और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस वक्त में पैरा कमांडो का जो जलवा जो है एक शौर्य। बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद खास रहेगा और सबसे बड़ा झंडा भी आज फहराया जाएगा। शंकर, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। आज मरकजी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है जिसमें फैसला लिया जा सकता है कि 5 इंतखाबी रियासतों में रैलियों और रोड शो पर लगी पाबंदी में तौसी की जा सकती है या नहीं। जराये के मुताबिक आपको बता दें कि ये पाबंदी फिलहाल बरकरार रह सकती है। वाज़ेह हो कि इलेक्शन कमीशन ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया था और वबाई इमराज के पेश नजर 15 जनवरी यानी आज तक अवामी रैलियों, रोड शोज और सड़कों के इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। कमीशन ने 16 नुकाती रहनुमा खतूत भी जारी किए थे। तो मरकजी इलेक्शन कमीशन की आज मीटिंग होने वाली है। 5 रियासतें जिनमें असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं उन रियासतों में ज़ाब्तों को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए हैं। सुशील, आज बेहद अहम मीटिंग है क्योंकि 5 रियासतों में जो इलेक्शन को लेकर पाबंदियां थी वो आज तक थी, अब क्या लगता है मजीद इसमें तौसी की जाएगी? जी बिल्कुल साहिबा, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और तमाम राज्यों में, न केवल 5 राज्यों में जहां पर चुनाव है बल्कि और ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि 15 जनवरी तक का समय चुनाव आयोग ने तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको फिलहाल रैलियों को लेकर दिया था, लेकिन आज जो चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक होगी उसमें ये चर्चा की जाएगी कि क्या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव के लिए, कैंपेनिंग के लिए क्या रैली का आयोजन करने का परमिशन दिया जा सकता है और क्या जो गैदरिंग है यानी कि जो भीड़ है उसको लेकर क्या कोई नया दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। हालांकि जो जैसा अभी आप बता भी रही थी कि रैलियों पर रोक फिलहाल चुनाव आयोग कंटिन्यू रखने वाला है क्योंकि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। देश भर में लगातार जो संक्रमण है जिसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो 30 के ऊपर है। तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि चुनाव आयोग फिलहाल तमाम राजनीतिक पार्टियों को रैली करने को लेकर कोई राहत देगा। जिस तरह फिलहाल अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि भविष्य में भी ऐसी ही चीजें आगे बढ़ें। सुशील, हो सकता है कि इस मीटिंग में वर्चुअल रैली के मामले पर भी गौर किया जाए क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा था कि वर्चुअल रैली के नाम पर काफी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि वर्चुअल रैली का मतलब फिजिकल रैली तो नहीं होता है। तो ऐसे में हो सकता है इन प्रोटोकॉल्स को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत की जाए, दोबारा से गौर व खौज किया जाए। जी देखिए, वर्चुअल रैली का जो हमेशा अगर स्पेस है तो वो हमेशा खुला है, लेकिन वर्चुअल रैली के नाम पर लोग जो इकट्ठा होते हैं या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये एक अहम बात होगी और इसके लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो उम्मीद है कि जो समीक्षा बैठक अभी आज चुनाव आयोग में होने वाली है उस समीक्षा बैठक में रैलियों को लेकर या आगे आने वाले समय में कैंपेनिंग की दिशा निर्देश को लेकर वो क्या कुछ अहम आदेश जारी करेंगे, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि चुनाव आयोग का जो भी निर्देश होगा वो उसका पालन करेंगे और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फोकस करना है। तो क्या चुनाव आयोग वर्चुअल रैली को भी लेकर कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है और क्या जो रैलियों को लेकर लगातार रोक है वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर नहीं, ये फिलहाल जब समीक्षा बैठक होगी साहिबा तभी क्लियर होगा। लेकिन कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे आने वाले समय में तमाम जो लोग हैं उनको परेशानी हो। चलिए, बिल्कुल जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं तो यही उम्मीद की जा रही है कि जो पाबंदी है वो मजीद जारी रहेगी। सुशील, बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग बाशऊर हैं और वो समाजवादी पार्टी को इक़्तिदार में आने नहीं देंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। आप जो है वो अपने पॉलिटिकल गोल के लिए सारे प्रोटोकॉल को तोड़ोगे, सारे सिस्टम को तोड़ो। इसीलिए जो है वो जो 3B ब्रदरहुड है उसमें जो नया नया कुनबा जुड़ रहा है 3B ब्रदरहुड में, चाहे वो बलवाइयों का हो, चाहे बेईमानों का हो, चाहे बाहुबलियों का हो, वो किसी नियम को नहीं मानता। न वो चुनाव आचार संहिता को मानेगा, न तो वो कोरोना प्रोटोकॉल को मानेगा, न तो जो और भी
कानून है उसको मानेगा। उनको तो लगता है हम कानून से ऊपर हैं, हम तो सर्वोपरि हैं। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए इस 3B ब्रदरहुड को अच्छी तरह से कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अराजकता का दर्द झेला है, गुंडागर्दी का दर्द झेला है, फिरौती का दर्द झेला है, बकैती का दर्द झेला है, अराजकता की पराकाष्ठा देखी है। अब उत्तर प्रदेश की जनता 3B ब्रदरहुड को फिर से उत्तर प्रदेश के शासन और उत्तर प्रदेश के शासन के इर्द गिर्द भी कभी नहीं आने देगी। आप जो है वो अपने वहीं पंजाब असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त आज जारी कर सकती है। पार्टी के मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग में गुज़िश्ता दिनों कई नामों पर गौर खौज किया गया है। जुम्मे के रोज भी इस ताल्लुक से मीटिंग हुई थी। सराय के मुताबिक पहली फहरिस्त में बेशतर सिटिंग अरकान असेंबली के नाम शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप ताजिरों से बातचीत करेंगे। ज़राअत, सेहत, एंटरप्राइजेस सिस्टम, स्पेस समेत मुख्तलिफ शोबों से जुड़े सनतकार इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। 150 से ज्यादा स्टार्टअप सनतों को 6 वर्किंग ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। गुफ्तगू के दौरान हर ग्रुप बयान करदा बुनियादी मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म को प्रेजेंटेशन देगा। बातचीत का मकसद ये समझना है कि किस तरह स्टार्टअप सनतें मुल्क में जिद्दत पर जोर देकर कौमी जरूरियात में अपना हिस्सा डाल सकती हैं। वहीं दिल्ली की फिजाई आलूदगी में फिर एक बार इजाफा देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 339 रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों में फिजाई आलूदगी में के बाद मकामी आवाम ने राहत की सांस ली थी, लेकिन फिर एक बार राजधानी दिल्ली की फिजा आलूदा होने से बायस आवाम में बेचैनी पाई जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अलवर में जहनी तौर पर माजूर नाबालिग बच्ची से मुबैना जिनसी ज्यादती केस में मुलजिमीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। इस मामले को रोशनी में आए हुए 4 दिन बीत चुके हैं और पुलिस अभी तक सुराग इकट्ठा करने में ही जुटी हुई है। बच्ची के घर के आसपास के मुख्तलिफ मकामात के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मुतासरा की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस ने जिनसी ज्यादती के इम्कानात को खारिज कर दिया है। उधर इस मामले पर सियासत भी जारी है। आज बीजेपी की 5 रुकनी टीम अलवर का दौरा करेगी। तो मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, 4 दिन इस मामले को बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस के हाथ क्यों कोई मुलजिम नहीं लग पाया है? देखिए, इसमें पूरे मामले को अगर देखा जाए तो पुलिस पिछले 4 दिन से एक स्पेशल SIT बना करके जो मुलजिमीन हैं उनको पूरी तरह से खोजने की और पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे पुख्ता या ठोस चीज पुलिस के हाथ में नहीं है जिससे कहा जा सके कि उसकी जो तफ्तीश है वो सही डायरेक्शन में जा रही है और जल्दी ही मुलजिमीन गिरफ्तार होंगे। बल्कि पूरा मामला थोड़ा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जो देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी की जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंच रही है। कल जो दिया कुमारी है राजस्थान सांसद है बीजेपी से, वो बाकायदा जयपुर में JK लोन हॉस्पिटल बच्ची से मिलने पहुंची थी और बीजेपी ने पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली है इस इशू को लेकर के राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट को। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट की अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक पुलिस और दूसरे महकमे को कोई भी ऐसी जो कामयाबी नहीं मिलने से जो है एक तरह से बीजेपी को पूरी जो भी मुखालिफ लोग हैं उनको बहुत मौका मिल गया है और वो तमाम लोग मिलजुल करके घेराव की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचने वाला है जिसमें 5 लोग शामिल होंगे। वो पहुंच करके वहां पर बाकायदा फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, तमाम हालात का जायजा लेंगे और एक रिपोर्ट बीजेपी मुख्यालय को और राजस्थान गवर्नमेंट को भेजेंगे ताकि वो इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार हैं, कसूरवार हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इस पूरे मामले में जो यहाँ पर एक देखा जाए बच्ची है उसकी फैमिली को इंसाफ दिला सकते हैं। जी
बिल्कुल, तो इस मामले में लगातार जांच जारी है। हालांकि मामला पेचीदा नजर आ रहा है क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं डबल साइडेड फेजेस नजर आ रहे हैं। वहीं आज देखना होगा कि बीजेपी इस मामले को लेकर किस हद तक आवाज उठाती है। अरबाज, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए कहीं सियासी जमातों के जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं तो कहीं मजहबी त्योहारों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के हवाले से मुनक्किद किए जाने वाले जलीकट्टू प्रोग्राम की। जी हां, तमिलनाडु हुकूमत ने जलीकट्टू प्रोग्राम में आवाम की भीड़ को कम रखने के लिए शायकीन की तादाद 150 तक महदूद कर दी है, लेकिन कोविड कवायद को नजरअंदाज करते हुए लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। वाज़ेह रहे कि तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के मौके पर जलीकट्टू प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, जिसमें बैल को सांधने के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाता है। कर्नाटक के रायचूर जिले में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिले में आज 172 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि रायचूर जिले में 12 जनवरी को 99 और 13 जनवरी को 122 मुस्बत मामले दर्ज किए गए थे। बढ़ते हुए केसेस को लेकर लोगों में काफी तशवीश देखी जा रही है। वहीं कोरोना की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ महकमा-ए-जात से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स को बहैसियत से नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इस तरह महकमा-ए-सेहत की जानिब से भी कुल 6 नोडल ऑफिसर्स को मुकर्रर किया गया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टिका लगा, ओ जरा टिका लगा, ओ जरा टिका 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 टिका।